कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 12 ज्योग्राफी का देखिए आप सभी बच्चों को परीक्षा कल है। कल एग्जामिनेशन से पहले देखिए जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्टिव पार्ट वाला, चाहे वो आपसे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर आपसे बच्चों 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये 5 मार्क्स का सवाल है कि ऊर्जा के यहाँ पर पहला बात तो यहाँ गलत लिखा गया, यहाँ पर होगा परंपरागत, इसको सकते हैं अपारंपरिक होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ थोड़ा सा वर्ड मिस्टेक हो गया। अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से, भारत में इसकी संभावना की चर्चा करनी है। तो देखिए ऊर्जा के होते हैं एक होता है पारंपरिक होता है, गैर पारंपरिक होता है, लेकिन अपारंपरिक यहाँ लिखा हुआ है। तो स्रोत हो गया, देखिए सूर्य हो गया, पवन हो गया, ज्वार हो गया, लहर, भूताप और जैविक उत्पाद जो है ये हमारे पास अपारंपरिक या फिर कह सकते हैं गैर पारंपरिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो भी हमें ऊर्जा से प्राप्त होगी, ये सभी ऊर्जा के हम लोग क्या करते हैं, सतत पोषणीय विकास, यानी सतत पोषणीय मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकते और उनका हम लोग फिर से नवीकरण मतलब फिर से इसमें बना भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। ये ऊर्जा स्रोत समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण हमारे अनुकूल होते हैं। इन स्रोतों का आरंभिक जो लागत होता है, मतलब बनाने जो खर्चा, वो बहुत ज्यादा होता है, किंतु इसके बावजूद ये बहुत टिकाऊ होते हैं। पारिस्थितिक अनुकूल मतलब जैसा जिस हिसाब में देखिए स्थिति पाए उस हिसाब में ये लगाना चाहिए, तथा सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराते हैं। इसका विवरण देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि सौर ऊर्जा, हम लोग जानते हैं सौर ऊर्जा का वैसा रूप जिसे सौर प्लेटों के माध्यम से, सोलर प्लेट के माध्यम से हम लोग सूर्य की किरणों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। उसे हम लोग सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं, सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा कोयला एवं तेल आधारित जो हमारे संयंत्र चलते हैं उसकी अपेक्षा 7% अधिक, तथा जो नाभिकीय ऊर्जा 10% अधिक वहां पर प्रवाहित होती है। भारत के पश्चिमी भाग गुजरात एवं राजस्थान में सौर विकास की संभावना यहाँ बहुत ज्यादा है। फिर है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा पूर्ण रूपेण प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा का असामान्य स्रोत है। प्रवाहित स्रोत से ऊर्जा को परिवर्तन करने की अभियांत्रिकी बिल्कुल यहाँ सरल है। पवन को गतिज को टरबाइन के माध्यम से क्या करते हैं, हम विद्युत ऊर्जा में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा। तो महासागरीय धाराएं ऊर्जा का क्या करते हैं, अपरिमित भंडार है। ये 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही अविरल ज्वारीय तरंग और महासागरीय धाराओं से अधिक यहाँ पर ऊर्जा तंत्र बनाने के नियंत्रण यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के पश्चिमी तट पर बृहत ज्वारीय तरंग यहाँ पर उत्पन्न होती है। फिर अगला हमारे पास भूतापीय ऊर्जा। जब पृथ्वी के गर्मी से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक उष्मा यहाँ निर्मित कह सकते हैं निर्मुक्त होती है। उस ताप ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और उसे विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये आपका 4 पॉइंट हो गया। इसके अलावा देखिए भारत में जैव ऊर्जा की जो पर्याप्त कह सकते हैं संभावना है, लेकिन उसे विद्युतीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा अथवा खाना पकाने की गैस में परिवर्तित हम लोग कर सकते हैं। यह अपशिष्ट एवं कूड़ा कचरा प्रक्रमित करके एवं ऊर्जा भी पैदा करेगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक जीवन को बेहतर बनाएगा तथा पर्यावरण प्रदूषण घटेगा और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा तथा जला लकड़ी जो रहेगा उस पर दबाव क्या करेगा, कम करेगा। तो ये कुछ पॉइंट हो गए क्वेश्चन नंबर 1 संबंधित, जो आपको एग्जाम में देखिए 5 मार्क्स से सवाल पूछा जाएगा। फिर रोपण कृषि की देखिए मुख्य विशेषताएं तथा कुछ रोपण कृषि की देखिए फसल। रोपण कृषि यूरोपासी द्वारा की जाने वाली जो मुख्य कृषि प्रणाली है। रोपण कृषि की जो रोपण कृषि को हम लोग बागानी कृषि के नाम से जाना जाता है। इस प्रणाली में एक पौधे को देखिए, पौधे को एक बार रोप दिया जाता है और कई वर्षों तक हम लोग उसमें उत्पाद किया जाता है। रोपण कृषि में हो गया चाय, कॉफी, कोको, रबड़, गन्ना, केला, कपास, नारियल, ये सारे के सारे अंतर्गत आते हैं। ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन के जो निवासी भारत और श्रीलंका में चाय के पौधों को रोपा गया था। इस प्रकार फ्रांसीसी द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी और कोको की पौधे, मलेशिया में रबड़, पश्चिमी द्वीप समूह में गन्ना एवं केले के पौधे यहाँ लगाए गए। अब देखिए इसकी कुछ विशेषताएं ये कि बागानों का आकार बड़े होते हैं, इन्हें अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है। बागानों को कारखाने तथा ऊर्जा से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन का उपयोग किया जाता है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास सस्ता अकुशल श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त हो जाता है। यह एक फसली कृषि होती है, एक बार रोपण कर देने से कई वर्षों तक इसमें उत्पादन मिलता रहता है और यह एक फसल की जिसमें भौगोलिक दशाओं के अनुसार किसी एक फसल के उत्पादन पर ही जोर दिया जाता है। फिर 7वां पॉइंट है चूंकि हमारे पास रोपण या फिर बागानी कृषि होती है, व्यापार के लिए की जाती है। यह फसल ऐसे स्थान पर लगाया जाता है जहां परिवहन आसानी से मिल जाए। रोपण कृषि के नाम जैसे कुछ फसल हो गया, कहवा, चाय, रबड़, कोको, गन्ना, केला, नारियल, कपास, ये सभी के सभी क्या होता है, सम्मिलित होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला है भारत में देखिए जो चावल का उत्पादन होता है, वितरण। तो भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा धान उत्पादक देश है। धान की खेती भारत की
कुल कृषि भूमि के 1/4 भाग में होती है। यह देश की 3/4 लोगों को यह क्या करता है, यह प्रमुख खाद्यान्न है। उस देखिए इसको कितना टेम्परेचर चाहिए, तो उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसे बोते समय 20 डिग्री सेल्सियस तथा पकते समय 27 डिग्री तापमान इसको आवश्यक जरूरी पड़ता है। धान के खेत में कई महीने तक पानी भरना आवश्यक है। इसकी खेती के लिए 75 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा आदर्श माना जाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक रहती है। धान की खेती के लिए केवल या कह सकते केवल या चिकनी मिट्टी उपयोग होती है। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर हम लोग धान की खेती होती है। धान की रोपनी, कटाई और चावल की तैयारी में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। जहां यह दशा उपलब्ध है वहां चावल की गहन की जाती है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, धान की खेती प्राय भारत के सभी भागों में होती है, परंतु इसका प्रधान उत्पादक जो क्षेत्र कह सकते देश का पूर्वी भाग है, गंगा का मध्यवर्ती इलाका, निचला मैदान, असम घाटी तथा पूर्वीय जो तटीय प्रदेश और डेल्टा में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। कुछ राज्य देखिए यहाँ बता दिए गए, तो आप इन राज्यों को नोट डाउन कर लीजिए कहाँ पर देखिए खेती किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस प्रकार कंप्लीट होता है। अगला सवाल देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर पूछा हो 4, धात्विक और अधात्विक खनिजों के बीच में अंतर। तो जिन खनिजों में धातु का अंश उपस्थित हो उसे धात्विक कहेंगे। जैसे हो गया हमारे पास लोहा, तांबा, और इसमें नहीं होगा जैसे कोयला, पेट्रोलियम, उनमें क्या कहेंगे, अधात्विक खनिज जिसे कहा जाता है। फिर हमारे पास है विश्व जनसंख्या की आयु संरचना संबंधी 3 प्रमुख विशेषताओं का यहाँ वर्णन हमें करना है। तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं देखिए कि 15 वर्ष से कम आयु के शिशु की संख्या 36% है। यह विकसित देशों में 23% तथा विकासशील देशों में 40% है। 15 से 60 वर्ष के आयु वर्ग की संख्या यहाँ संभावतः अधिक होती है। और वृद्ध लोगों की जनसंख्या जो होती है अधिक होने का तात्पर्य है कि संबंधित क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। परंतु इस आयु वर्ग में सामान्यतः जो महिलाओं का प्रतिशत है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, यहाँ पर अधिक होता है। फिर अगला सवाल है, लघु उद्योग की 3 विशेषताएं, मतलब जो शॉर्ट कह सकते हैं जो शॉर्ट इंडस्ट्री होते हैं, क्या फायदा है। इन उद्योगों में आधुनिक मशीन के उपयोग में स्थायी जो कर्मचारी की मदद से काम किया जाता है। विस्तृत बाजार होने के कारण इसमें देखिए रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। यह उद्योग जो होते हैं प्राय स्वामी मतलब किसी प्राइवेट आदमी का होता है। और 1 या 2 विषयों के अलावा शीर्ष क्या होते हैं, अर्धकुशल या कुशल यहाँ पर लोग काम करते हैं। फिर अगला सवाल हमारे पास 7वां नंबर प्रश्न है कि किस स्थान को देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो सूती वस्त्र उत्पादन में देखिए जो दक्षिण राज्यों में तमिलनाडु हो गया, इसका स्थान देखिए सर्वोपरि था। इस राज्य में कुल सूती वस्त्रों की मिलों में लगभग 21 मिलें सिर्फ कोयम्बटूर में यहाँ पर थी। यहाँ सूती मिल और कह सकते हैं उद्योग की स्थापना के लिए सस्ती जल विद्युत शक्ति मेडर डैम से निकटवर्ती क्षेत्रों में देखिए सबसे सस्ते कुशल कारीगर एवं कच्चे माल की सुविधा यहाँ प्राप्त थी। यहाँ नहीं दक्षिण भारत का अधिकांश उत्पादन इसी स्थान से होता था, इसलिए कोयम्बटूर को देखिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो इसके बीच देखिए यहाँ पर दो हमारे स्रोत हैं। एक प्राकृतिक गैस जो हो गया पेट्रोलियम के साथ तथा बिना खनिज तेल के भी पाया जाता है, जबकि बायोगैस गोबर आदि जैविक जो भी पदार्थ रहते हैं उनके सड़ने गलने से बनाया जाता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग घरेलू एवं व्यावसायिक दृष्टि से परिवहन कार्यों में व्यापक स्तर पर किया जाता है, जबकि बायोगैस का उपयोग मुख्यतः घरेलू कार्य तक सीमित है। प्राकृतिक जो गैस है ये ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, जबकि बायोगैस जो है वो गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत होता है। फिर हो गया हमारे पास अगला सवाल, विनिर्माण और सेवा के बीच देखिए 3 अंतर आपको स्पष्ट करने हैं। तो देखिए 3 अंतर क्या है यहाँ पर कि विनिर्माण कार्यों के अंतर्गत तकनीकियों को क्या करना है आपको उपयोग करना है, जबकि सेवा के अंतर्गत कुशलता यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है। विनिर्माण कार्य के अंदर हम लोग वस्तु के मशीनों की सहायता से करते हैं, जबकि सेवा का आधार क्या होता है, अनुभव होता है। और तीसरा पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं, विनिर्माण कार्यों के द्वारा प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण करके उसके मूल्य और उपयोग में वृद्धि लाई जाती है, जबकि सेवा में देखिए ज्ञान को यहाँ पर प्रमुखता दिया जाता है। अगला है हमारे पास व्यापार संतुलन पे देखिए आपको संक्षिप्त विवरण देने बोला जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत किसी भी एक देश का दूसरे देश के साथ निर्यात एवं आयात की गई वस्तुओं के गणना होता है, यह कहलाता है व्यापार संतुलन। इस संदर्भ में जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है तब इस स्थिति को धनात्मक व्यापार संतुलन कहा जाएगा, जबकि इसी आयात में निर्यात की तुलना में आयात जब अधिक होगा तो इसे हम लोग क्या बोले, ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहा जाएगा। ऋणात्मक का प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति में देखिए जो देश की वस्तु की खरीद पर हमें अधिक खर्च करना पड़ता है, जबकि आय कम होती है, इससे कह सकते हैं अर्थव्यवस्था पर हमारा विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 व्यापार संतुलन पर एक आपको संक्षिप्त विवरण बोलेगा, तो आप इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का
कि क्या प्रमुख कार्य है ये बताना है। तो 1995 में देखिए इसका गेट के नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन रख दिया गया। इसके कुछ प्रमुख कार्य देखिए कि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य ये व्यापार के वैश्विक नियमों को यह लागू करवाता है। वैश्विक व्यापार के लिए यह नियम कुछ निर्धारित करवाता है। यह संगठन सदस्य देशों के मध्य व्यापारिक विवादों को भी निपटाता है। यह दूरसंचार तथा बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों को भी क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तो ये कुछ इसके फंक्शन हो गए जो मैंने बता दिया आपको। अगला देखिए, विश्व के विकासशील राष्ट्रों में खनन कार्य सफलतापूर्वक क्यों संचालित हो रहा है? क्योंकि विश्व के विकासशील राष्ट्रों में पर्याप्त संख्या में सस्ते खनन श्रमिक आसानी से यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण खनन कार्यों में इन देशों में कम श्रम मूल्य व्यय यहाँ पर करना पड़ता है। फिर अगला है स्थानांतरित कृषि। यह एक आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि है जिसमें वनों को हम लोग जला के क्या करते हैं, आवश्यक खेत तैयार कर 3 से 5 वर्ष तक वहाँ खेती करते, फिर उसे छोड़ देते और जब उसका उर्वरकता कम हो जाए तो हम लोग दूसरी खेती पे चले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्थानांतरित कृषि के नाम से हम लोग जानते हैं। भारत में देखिए कपास के उत्पादन की विवेचना करनी, एक साल देखिए 5 नंबर VVI पूछा जाएगा, चावल का, कपास का, जूट का, कोई भी एक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उजला सोना के नाम से प्रसिद्ध जो हम लोग कपास एक रेशेदार फसल है। सूती वस्त्र उद्योग का यह प्रमुख कच्चा माल है, जिसकी खेती कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और 50 सेमी से लेकर 100 सेमी तक वर्षा वाला क्षेत्र उपयोग होता है। इसका कहते हैं वर्धन काल पाला से रहित होना चाहिए। इसके लिए गहरी उपजाऊ मिट्टी, मौसम साफ होना चाहिए, बादल रहित और ऊर्जा रहित उपयोग होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक होती है। इन अनुकूलन दशाओं की उपलब्धता के आधार पर दक्षिण भारत का यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र हो गए, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक उल्लेखनीय है। इसके अलावा भी देखिए पंजाब, राजस्थान में अन्य उत्पादक राज्य है। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में कपास की खेती सिंचाई की जाती है। सूचित भूमि में लंबे रेशे वाले अमेरिकी कपास की खेती की जाती है, जिससे पंजाब में देखिए नरबा नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में देखिए उच्च कोटि की यहाँ कपास की खेती की जाती है। इसके अलावा देखिए उत्पादन दृष्टि से 1959 में 29 लाख गांठ यहाँ उत्पादन हुआ था, ये बताया गया। 2008 से 9 में 222.76 लाख यहाँ पर गांठ हो गया। बाद में कपास का उत्पादन कह सकते हैं 88 लाख हेक्टेयर भूमि पर किया जाता है, जो विश्व का 8.3% कपास होता है। आवश्यकता अनुसार भारत, मिस्र, सूडान, युगांडा आदि देशों में कपास का आयात भी करता है। फिर अगला है गहन निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि देखिए यहाँ पर मानसून प्रदेश की कृषि है, जो चीन, जापान, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका हो गया, ये सभी देशों में की जाती है। जनसंख्या दबाव होने के कारण छोटे छोटे होते जा रहे हैं, जैसे खेतों में परंपरागत कृषियों का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता है, जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम की जाती है। कृषि पर जनसंख्या के अतिरिक्त दबाव करने यहाँ जो गहन कृषि को अपनाना पड़ता है। यहाँ 2 प्रकार की होती है, एक चावल प्रधान कृषि, एक होता है हमारे पास चावल रहित कृषि। चावल प्रधान निर्वाह कृषि में चावल की खेती के यहाँ प्रमुखता दिया जाता है। भूमि का गहन का उपयोग करते हुए यहाँ मानवीय श्रम का प्रयोग अधिक होता है। उर्वरता को कायम रखने के लिए गोबर की खाद का उपयोग करने वाले इस कृषि प्रकार में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, लेकिन किंतु प्रति किसान उत्पादन कम हो जाता है। उच्चाव, जलवायु, मिट्टी तथा अन्य भौगोलिक कारक की विविधता कारण कुछ क्षेत्रों में देखिए धान की खेती नहीं की जा सकती। ऐसे क्षेत्रों में गेहूं तथा ज्वार बाजरा उगाया जाता है। फिर अगला हमारे पास स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संक्षेप वर्णन करना है। तो राष्ट्रीय महामार्ग विकास योजना के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना प्रारंभ की गई। इसके तहत भारत के देखिए 4 प्रमुख महानगर दिल्ली हो गए, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को परस्पर जुड़ने के लिए 5.846 किलोमीटर लंबी 4 या 6 लाइन वाले उच्च स्तरीय महामार्ग के निर्माण लक्ष्य था। आर्थिक दृष्टि से कह सकते हैं सघन यातायात के इस रास्ते के मार्ग के दौरान और दोनों ईंधन की यहाँ पर प्राप्ति क्या होगी, यहाँ पर बचत होगी। और अगला लास्ट सवाल हमारे पास फुटकर व्यापार सेवा देखिए क्या होता है, ये हमें बताना है। तो फुटकर व्यापार सेवा एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का विक्रय सीधे उपभोक्ता को किया जाता है। इसमें स्थायी, खुदरा विक्रेता, फेरी वाला, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारे टोटल देखिए 17 सवाल मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करवा दिए हैं। और इस प्रकार देखिए सब्जेक्टिव के जो भी सवाल मॉडल सेट के अलावा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिया। आशा करूंगा कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।